Good afternoon, student. Myself, Neer Jaggar, Assistant Professor Political Science, नचिकेता कॉलेज, विजयनगर, जबलपुर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी हमारे पूरे भारत देश में इस समय फैली हुई है, जिसके चलते लॉकडाउन के कारण महाविद्यालय और सारे स्कूल्स बंद हैं और आपकी परीक्षाएं भी कुछ समय के लिए स्थगित की गई हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, विश्वविद्यालय द्वारा आपकी नई समय सारणी जारी की जाएगी और उसके आधार पर आपकी परीक्षाएं संचालित होंगी। इसी आधार पर आने वाली परीक्षाओं की तैयारी हेतु मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे आपके लिए लेक्चर्स तैयार करके सेंड किए जा रहे हैं। आज का ये मेरा लेक्चर बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जिसका टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। अनुच्छेद 53 में इस बात का वर्णन किया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं वो नाम मात्र की होती हैं और सारा संचालन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है व राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये सारे लोग हम सब जानते हैं। अनुच्छेद 52 में इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन है कि भारतीय राष्ट्रपति होने के लिए सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना आवश्यक है, वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से यहाँ पर जो बात कही गई है, लाभ के पद से मतलब है किसी लाभ मतलब सरकारी पद पर ना हो। यदि वह व्यक्ति संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का वर्णन किया गया है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में सम्मिलित किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ही व्यक्ति कई बार चाहे तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। इसके आगे अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति के अपने पद पर रहने की पदावधि क्या है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है और आकस्मिकताओं के समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 में वर्णित राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की। वैसे सामान्यतः निर्वाचन प्रणाली से हम सब भली भांति परिचित हैं, किंतु राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संकीर्ण मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अवधि तक पद पर रहते हैं तथा राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और जब कभी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र सौंपा जाता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, किंतु भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अभी तक हटाया नहीं गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक होता और जिस भी सदन के द्वारा उन पर महाभियोग लगाया गया है उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे आकस्मिकताओं के समय राष्ट्रपति कर्तव्यों के निर्वहन की। आकस्मिकताओं के समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति भी
किसी कारणवश नहीं है तो उनके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह द्वारा इस कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्तों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है और उनका जो वेतन होता है वह आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास स्थान प्रदान किया जाता है तथा संसद द्वारा उनके लिए अन्य भत्ते भी स्वीकृत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते तथा वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती और जब राष्ट्रपति की जो पदावधि है वह समाप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन का भी प्रावधान रखा गया है। अभी तक हमने बात की कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है तथा उनकी निर्वाचन की प्रणाली क्या है तथा आकस्मिकताओं के समय उनके कर्तव्यों का निर्वहन किनके द्वारा किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह कुछ एक ऐसी शक्तियां हैं जो केवल राष्ट्रपति के पास ही पाई जाती हैं, जैसे नियुक्ति संबंधी शक्ति, विधायी शक्तियां, सदस्यों के मनोनयन की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। एक और शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है उसे अनुच्छेद 143 के अंतर्गत रखा गया है, वह है कि सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उस सलाह या परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी नियुक्ति संबंधी शक्ति के बारे में। तो नियुक्ति संबंधी शक्ति से संबंधित जो नियुक्तियां हैं, कौन कौन सी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, उनमें से प्रमुख है कि राष्ट्रपति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिनकी नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उसके आगे अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी अपने आप में संसद का एक अभिन्न अंग है। इसके आधार पर राष्ट्रपति को विधायी संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के सत्र को बुलवाने की शक्ति, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण की शक्ति, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र को प्रारंभ करने और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास बहुत सारी ऐसी विधायी शक्तियां होती हैं जो केवल राष्ट्रपति ही संचालित कर सकता है, जैसे धन विधेयक संबंधी शक्ति, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के निर्वहन संबंधी शक्ति। ये तो हो गई विधायी शक्तियां। आगे हम बात करेंगे सदस्यों के मनोनयन की शक्ति के बारे में। तो सदस्यों के मनोनयन से मतलब है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं उन्हें इस शब्द के आधार पर आप आराम से पहचान सकते हैं। विकास लिखा हुआ है मैंने। विकास से यहां मतलब है विज्ञान, का से यहां मतलब है कला, सा से यहां मतलब है सांस्कृतिक। ठीक है। अब राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो किन क्षेत्र से होते हैं? विज्ञान, कला या सांस्कृतिक क्षेत्र से होते हैं। विकास शब्द के आधार पर आप ये चीज याद रख सकते हैं आसानी से कि राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वो किस क्षेत्र से होते हैं? विज्ञान, कला और सांस्कृतिक या समाज सेवा संबंधी जो भी लोग होते हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में चयनित किए जाते हैं। और
लोकसभा में जो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो एंग्लो इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के लिए मैं आपको बता दूं कि संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी की जा सकती है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। इसका प्रभाव संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। अगली शक्ति की अगर हम बात करें तो वह है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा निर्मित किया जाता है। सैन्य शक्ति राष्ट्रपति में तो निहित है, लेकिन इसका निर्वहन विधि के आधार पर ही राष्ट्रपति कर सकता है। अगली जो शक्ति है वह है राजनीतिक शक्ति। तो अगर हम राजनीतिक शक्ति के बारे में बात करें तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति के बारे में है, वह है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 आर्टिकल नंबर 72 अनुच्छेद 72 में इस क्षमादान की शक्ति का वर्णन संविधान में किया गया है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को उसके दंड के लिए क्षमा दे सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है, लेकिन जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति अगर रद्द कर दे तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। अगली शक्ति है वह राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्ति हम सब जानते हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ये आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 में युद्ध या बाह्य आक्रमणों के समय सहस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के समय लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात है, जो वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगा है। अब राष्ट्रपति की जो एक लास्ट शक्ति के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर राष्ट्रपति चाह रहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लें, तो वह उनसे परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।